हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। सो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे अपना टॉपिक सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप किसी भी लेवल का पीजीटी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, पीजीटी केमिस्ट्री, चाहे आपका वो आरपीएससी हो, चाहे आप लोग का एचटेट पीजीटी हो, मास्टर कैडर हो, उसके अलावा हमारे पास DSSB का एग्ज़ाम हो, एनवीएस का एग्ज़ाम हो, EMRS का एग्ज़ाम हो, जिन सभी एग्ज़ाम्स के सिलेबस में सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टॉपिक है, उसके रिलेटेड ये वाला वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। इसके अंदर हम कंप्लीट सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के कॉन्सेप्ट्स को ब्रीफली सीखेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस की हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही कम टाइम के अंदर हम ये क्या करेंगे, कंप्लीट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। बस आप लोगों ने क्या करना है, अपने साथ पेन और पेपर लेके बैठना है। जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आएंगे उनको नोट डाउन करना है। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे उनको आपने खुद से पहले एक बार ट्राई कर लेना है और फिर मेरे साथ मैच कर लेना है। देखो, जो टॉपिक है हमारा सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये काफ़ी आसान टॉपिक होता है, ईजी टॉपिक होता है। अगर इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीख लें तो उनको क्वेश्चन के ऊपर एक दो बार प्रैक्टिस कर ले अप्लाई करके, तो हमारा एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन ईजिली बन जाता है। तो एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, दो पोर्शन में पढ़ेंगे। एक होता है हमारे पास सोल्यूशन और दूसरा होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सोल्यूशन क्या होता है सभी को पता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सोल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मतलब एक सॉल्वेंट के अंदर हम किसको डिसॉल्व कर लेते हैं, सल्यूट को। अब सल्यूट डिसॉल्व होने के बाद हमें दिखाई नहीं दे रहा कि सल्यूट है या नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा। मतलब सोल्यूशन क्या बन चुका है, होमोजीनियस बन चुका है। तो सोल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। उसके बाद जो भी हमारे पास सोल्यूशंस होते हैं, इनकी कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स मेजर करने वाले हमारे पास टर्म्स होती हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो वो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ आपके मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। तो आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट की अगर सीरीज नहीं देखी तो अपने प्लेलिस्ट से आके मोल कॉन्सेप्ट को आप कवर कर चुके हो। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, कंसंट्रेशन टर्म्स को कंप्लीट कर सकते हो। कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स आपको पता होना चाहिए। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है। उसके अलावा आपको मोल फ्रैक्शन का आइडिया होना चाहिए। अगर इस टॉपिक को सीखना है तो ये तीन जो आपको कंसंट्रेशन टर्म्स है, इनका आइडिया होना कंपलसरी है। उसके बाद देखो, जो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सल्यूट के ऊपर जो डिपेंड करें उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ध्यान से समझो क्या लिखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करें उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या मतलब है सल्यूट के। जैसे मेरे पास NaCl है, NaCl को मैंने पानी के अंदर डाला। सपोज करो NaCl का मैंने 1 मोल डाल दिया, ये पानी के अंदर जाके ये टूट जाएगा Na+ में और Cl- एक्वस में। तो इसका भी 1 मोल मिल जाएगा और इसका भी 1 मोल मिल जाएगा Cl- का। तो हमने प्रॉपर्टी किसके हिसाब से मेजर कर रहे थे, NaCl का 1 मोल डाला है, बट पानी के अंदर जाने पे 1 मोल Na+ बन गया, 1 मोल Cn- मिल गया। टोटल हमारे पास 2 मोल क्या मिल जाएंगे, सल्यूट मिल जाएगा। टोटल मोल्स ऑफ सल्यूट कितना हो गया, 2 मोल। हम मेजर कर रहे थे प्रॉपर्टी 1 मोल के हिसाब से, बट सोल्यूशन के अंदर जाने के बाद हमारे पास प्रॉपर्टी किसके हिसाब से दे रहा है, 2 मोल के हिसाब से दे रहा है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करती हैं उनको हम बोलते हैं क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमने। एक होती है RLVP, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये डिटेल में पढ़ूंगा इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, RLVP, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। एक होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक होती है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और एक होती है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पढ़नी होती है। सभी में एक बात कॉमन रहेगी, जो सभी प्रॉपर्टीज है
वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करेंगी। नेक्स्ट देखो हमारे पास सोल्यूशन की सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है, तो ये सभी को पता है। सोल्यूशन क्या होता है, एक सिंगल फेज कंपोनेंट होता है। मतलब हमने सॉल्वेंट के अंदर जैसे पानी के अंदर नमक डाला, बस थोड़ी देर बाद हमें दिखेगा नहीं कि NaCl कहाँ पे, मतलब हमें सिंगल फेज दिखेगा। उसी को हम बोलते हैं क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। इसके बाद देखो जो कंसंट्रेशन टर्म्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये तीन कंसंट्रेशन टर्म्स आपके इस पूरे चैप्टर के अंदर यूज होंगे। तो मोलैरिटी को कैसे निकालते हैं हम, ऊपर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, मास ओवर मोलर मास, मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर है, मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू ओवर में क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। किसमें लेते हैं, लीटर के अंदर लेते हैं। सभी को करवाया हुआ है ये टॉपिक, मोलैरिटी कैसे निकालते हैं। उसका मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, ऊपर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलैरिटी में भी ऊपर नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट, मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। बस मोलैलिटी में क्या होता है, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं केजी के अंदर, नीचे क्या लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। उसके बाद थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है जो, दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे पास दो कंपोनेंट्स है ए एंड बी, ए के मोल्स है हमारे पास Na, बी के मोल्स है Nb। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ ए ओवर टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ बी ओवर टोटल मोल्स। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। उसके बाद जितनी भी मोल फ्रैक्शंस होती हैं, जितनी भी मोल फ्रैक्शंस होती हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। मतलब अगर दो मोल फ्रैक्शन है XA प्लस XB, इनका सम आप करके देख लेना किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं जो हम ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट के अंदर कवर कर चुके हैं। बस आप लोगों ने इनको ब्रीफली, जिनको रिवाइज नहीं किया हुआ वो मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर से ये कंसंट्रेशन टर्म्स को रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद देखो सॉल्यूशंस हमारे पास तीन तरह के होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन हमारे पास तीन तरह के होते हैं, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक होता है हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई सॉल्वेंट है, अगर हमारे पास कोई सॉल्वेंट है, ये पानी पड़ा हुआ है सपोज करो, अगर सॉल्वेंट के अंदर हम और सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं, सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं, तो उस तरह के सोल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर इसके अंदर सोल्यूट को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब देखो जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, ये हमारे पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर हम सोल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर हमने ऑलरेडी काफ़ी सोल्यूट भर दिया है, हम और सोल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, तो उस तरह के सोल्यूशन को हम बोलेंगे क्या, सैचुरेटेड सोल्यूशन। बट इसी सोल्यूशन को मैंने क्या किया, गर्म करना चालू कर दिया, सॉल्वेंट को गर्म करना चालू किया। तो जब सॉल्वेंट को गर्म करना चालू किया तो इस केस में वो थोड़ा बहुत और सोल्यूट को क्या कर लेता है, डिजॉल्व करवा लेता है। तो हमने जब सॉल्वेंट को गर्म किया तो इसके अंदर हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा क्या कर दिया, सोल्यूट को ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम बोलेंगे क्या, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। एक और तीनों की डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का क्या मीनिंग है, इट इज़ अ सोल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। पहला पॉइंट सभी को क्लियर है। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट, ये जिसके अंदर और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड सोल्यूशन। थर्ड होता है हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, अ सोल्यूशन विच कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सोल्यूट, जिसके अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सोल्यूट होता है देन द सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम बोलते हैं क्या, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स,
मैंने अभी आपको एक बात बताई, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। मतलब हमने चाहे NaCl का 1 मोल डाला था, पर जो हमें फाइनल आंसर मिला वो 2 मोल के अकॉर्डिंग मिला। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट का काफ़ी ज़्यादा रोल रहने वाला है। अब देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जो काउंट करने के लिए हम एक फैक्टर यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर। ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर आपके पूरे टॉपिक के अंदर क्या आएगा, यूज़ आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना इसके ऊपर, बिकॉज इसके बेस आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करने को मिलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वॉन्ट ऑफ फैक्टर। वॉन्ट ऑफ फैक्टर इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा आई से, ठीक है। देखो, हम 3 केस में हमारे पास वॉन्ट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। एक होता है डिसोसिएशन, जब कोई कंपाउंड क्या होगा, डिसोशिएट होगा। सेकंड हमारे पास होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो टूटते नहीं है। थर्ड हमारे पास जो होगा दैट इज एसोसिएशन के केस में। 3 केस में हम क्या करेंगे, वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला केस देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को पहले कवर कर लेते हैं, इजी है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग होता है जो अपने आयंस के अंदर ब्रेक नहीं होते, जो अपने आयंस के अंदर ब्रेक नहीं होते। लाइक देखो, ग्लूकोज हो गया, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। उसके अलावा सुक्रोज हो गया, सुक्रोज हो गया, उसके अलावा यूरिया हो गया। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये कभी अपने आयंस के अंदर ब्रेक नहीं होते। अगर अपने आयंस के अंदर ब्रेक नहीं होते तो इनका जो वॉन्टो फैक्टर होता है हमेशा ही 1 होता है। इनका वॉन्टो फैक्टर कितना होता है, 1। मतलब ये बिल्कुल भी डिसोशिएट नहीं होते, ठीक है। I=1 का क्या मतलब है, ये अपने आयंस में ब्रेक नहीं होते, ठीक है ना। तो जब भी आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिख जाए, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ठीक है, यही यूज़ होंगे मोस्टली। इनके केस में वॉन्टो फैक्टर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, मतलब जब कोई हमारा इलेक्ट्रोलाइट है जो वो डिसोशिएट हो जाए, डिसोशिएट मतलब अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो जाए, तो उस केस में वॉन्टो फैक्टर को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है, I=, वॉन्टो फैक्टर है I 1 + n-1 इंटू एल्फा। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या टर्म्स आई हैं इनको हमने समझना है। तो इस फॉर्मूला में देखो, आई तो हमारे पास वॉन्टो फैक्टर हो गया, एन क्या हो गया, टोटल पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन डिसोसिएशन। और अल्फा क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैसे यूज करना है अभी हम सीख लेंगे। अल्फा क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब जैसे देखो मेरे पास NaCl है, ठीक है, NaCl है, ठीक है। सपोज करो NaCl का हमने आई फैक्टर काउंट करना है, तो NaCl कैसे ब्रेक होगा, Na+ में और Cl- के अंदर। सभी को इतना पार्ट क्लियर है। अब मुझे बताओ टोटल आयंस कितने मिले, एक Na+ और एक Cl-, तो टोटल आयंस कितने मिल गए, 2। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2। अब अल्फा क्या होगा, जनरली हम मानते हैं कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, तो अल्फा कितना हो जाएगा, 1। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितना टूटते हैं, तो ये पूरा ही टूट जाते हैं। NaCl अपने आयंस में पूरा टूट जाता है, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, तो इनका अल्फा हो जाएगा 1। तो इस केस में आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + n कितना है, 2 - 1 इंटू अल्फा कितना है, 1। तो आई किसके इक्वल आ गया, 1 + 2 - 1 इंटू 1। तो I=, किसके आ गया, 2 के इक्वल आ गया। आई किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। इसको हम एक और वे में सॉल्व कर सकते हैं, देखो कैसे। अब अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं, जो क्या होते हैं हमारे पास, सॉल्ट्स होते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। लाइक हमारे पास AlCl3 है, या पहले NaCl के एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो NaCl के लिए अल्फा हमेशा 1 होगा, क्योंकि NaCl कंप्लीटली अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो अगर हम फॉर्मूला देखें, I=1 + n-1 इंटू अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ से ध्यान से देखो आप, तो आई किसके इक्वल हो गया, 1 से 1 कट जाएगा, I=n। मतलब जितने
नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे टूटने के बाद, उतना ही क्या होगा, क्वांटम फैक्टर का वैल्यू होगा। जितने आयंस होंगे उतना ही क्या होगा, क्वांटम फैक्टर का वैल्यू होगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो आप लोगों ने ट्राई करना है। उन केसेस में आपने क्वांटम फैक्टर आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो जैसे मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इनके लिए आपको आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्वांटम फैक्टर की। तो करो ट्राई। आप लोगों को पता होना चाहिए ये सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, HCl, H2SO4 और जितने भी सॉल्ट्स हैं, तो इनके लिए अल्फा 1 के इक्वल होता है। तो इसीलिए जो क्वांटम फैक्टर होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल हो जाएगा। तो देखो HCl कैसे ब्रेक होगा, H+ और Cl- में कितने आयंस मिले, 2 आयंस मिले, तो इसका क्वांटम फैक्टर भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद H2SO4 कैसे ब्रेक होगा, 2H+ प्लस SO4 -2, टोटल 2H+ एक सल्फेट, टोटल आयंस कितने मिल गए, 3, तो क्वांटम फैक्टर भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बेरियम हाइड्रोक्साइड कैसे टूटेगा, बेरियम +2 प्लस 2OH- आयन, टोटल आयंस कितने हैं, एक बेरियम 2 OH, तो नंबर ऑफ आयंस 3, तो इस केस में क्वांटम फैक्टर भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो एल्यूमिनियम +3 प्लस 3Cl-, इस तरह से क्या होगा, ब्रेक। तो टोटल आयंस कितने हैं, एक एल्यूमिनियम +3, 3 क्लोराइड, तो टोटल 4 आयंस हैं, तो क्वांटम फैक्टर की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। नेक्स्ट केस में ये कैसे ब्रेक होगा, 2K+ प्लस SO4 -2, आई थिंक कैसे ब्रेक करते हैं किसी सोल्ट को ये आप लोग को आता होगा, ठीक है। यहाँ पे N3 आ जाएगा, तो क्वांटम फैक्टर आई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। नेक्स्ट केस में देखो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है। एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को कैसे ब्रेक करते हैं, बाहर वाले पार्ट को अलग ब्रेक करते हैं, अंदर वाला एक पूरी एंटिटी होती है, तो ये ब्रेक हो जाएगा 4K+ प्लस FeCN6 -4, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो टोटल आयंस कितने हैं, ये 4 आयंस K+ के हैं, एक ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन है, तो टोटल आयंस कितने हैं, 5 है। तो इस केस में क्वांटम फैक्टर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वांटम फैक्टर आई को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वांटम फैक्टर का कैलकुलेशन आना आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज इससे ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई आयन ब्रेक नहीं करना था, लाइक AlCl3 है, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो अब देखा करो, पहले हम कटायन लिखते हैं फिर अनायन लिखते हैं। जो अनायन का नंबर होता है इसको कटायन को बना दो, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो इसको एल्यूमिनियम की पावर बना दो, प्लस टोटल कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, 3Cl, और जो इसका कॉफिशिएंट है क्लोरीन एल्यूमिनियम का वो 1 है, तो उसको -1 कर दो, इस तरह से क्रिस क्रॉस मेथड से। उसके बाद देखो जैसे टफ सा करवाता हूँ, Al2SO4 थ्राइस, अगर इसको ब्रेक करना है तो पहले देखो एल्यूमिनियम कितने हैं हमारे पास, 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम लिख दो। टोटल सल्फेट कितने हैं, 3 सल्फेट है, 3 सल्फेट ऐसे लिख दो। अब जो ये वाला चार्ज है 3 सल्फेट के ऊपर, 3 जो नंबर है इसका, ये एल्यूमिनियम की पावर बना दो पॉजिटिव में, और जो यहाँ पे नंबर होता है यहाँ पे वो सल्फेट की पावर बना दो माइनस के अंदर ऐसे। तो हमारे पास टोटल कितने आयंस हो गए, 2 + 3 5, तो यहाँ पे n = 5, इट मीन्स आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। देखो ये बेसिक पार्ट है, इसे सॉल्ट को कैसे ब्रेक करते हैं, हम लोग 10th तक सीख लेते हैं इसको। तो आई होप आप सभी को ये वाला जो टॉपिक है जिसमें हम क्वांटम फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसमें हमने जो आयंस हम यहाँ तो कंप्लीट डिसोसिएशन ले लेते, अब मैं केस ले रहा हूँ जहाँ पे हमें कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं लेना। देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट आई फॉर एसिटिक एसिड इफ इट इज 10% डिसोशिएट इनटू आयंस। तो ये हमारे पास क्या होता है, एसिटिक एसिड, अब ये आयंस में ब्रेक होगा इस तरह से, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब इस केस में अल्फा 1 नहीं ले सकते, उसने बोला 10% डिसोशिएट, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 10/100, मतलब अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.1। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, I = 1 + n-1 इंटू अल्फा, तो क्वांटम फैक्टर आई की वैल्यू आ जाएगी 1 + 2 - 1 इंटू अल्फा 0.1, तो I = 1 + 0.1,
तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1.1। क्लियर है। तो अगर आपको बताया गया हो कितना अल्फा की वैल्यू है, कितने परसेंट डिसोसिएशन है, उसको 100 से डिवाइड करके आपने अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्वांटो फैक्टर। अब 3 केस याद रखना। डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, तो आई की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है 1 से। अगर हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट हुआ, जो अपने आयंस के अंदर ब्रेक नहीं होते, उनके लिए आई की वैल्यू 1 होती है। अगर 2 मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना दें, तो एसोसिएशन के केस में हमारे पास जो आई की वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। देखो एसोसिएशन वाला केस अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एसोसिएशन का फॉर्मूला बता देता हूँ। इस केस में हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डेट इज़, यहाँ पे हमने एन यूज़ किया, यहाँ पे इस फॉर्मूला में एन की जगह 1/n कर देंगे। ठीक है, बस जो एसोसिएशन का फॉर्मूला होता है क्वांटो फैक्टर के लिए, आई इज इक्वल टू 1 + 1/n - 1 इंटू बीटा। क्लियर है। ये वाला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन, एटम्स आयन कंबाइन। ठीक है, और बीटा क्या होता है हमारे पास, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये बीटा क्या होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आपको कभी यूज़ नहीं आएगा, बट फिर भी आपको मैंने एसोसिएशन का केस भी डिस्क्राइब कर दिया। 99% आपको डिसोसिएशन का केस ही आएगा, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आई की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ये वाले सारे क्वेश्चन आपके टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को जो आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेस्ड आएंगे उनको सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, हम अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला हम पार्ट डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले जो मुझे आपको टर्म बतानी है, एक टर्म होती है इवेपोरेशन। ठीक है, सभी को पता है इवेपोरेशन क्या होता है। जब भी कोई लिक्विड जो होता है, लिक्विड वेपराइज होता है, ठीक है ना, लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चला जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। ये लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इवेपोरेशन सबको क्लियर है, बट जो मुझे टर्म इस चैप्टर के लिए यूज़ करनी है वो है वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर, ये अभी मैं वेपर प्रेशर पूरा डाल रहा हूँ, इसके बाद पूरे चैप्टर में वीपी लिखूंगा इसको। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, देखो हमारे पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर मैंने सॉल्वेंट डाल दिया, कंटेनर के अंदर मैंने सॉल्वेंट डाल दिया, यहाँ पे ये लो मेरा सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट को मैंने हीट देके इवेपोरेट करना चालू कर दिया। ठीक है, इसको मैंने हीट देके इवेपोरेट देना करना चालू कर दिया। अब ये इवेपोरेट होके ऊपर हो जा रहा है, ये क्या वेपर्स हैं, वेपर्स है। ये हमारे पास क्या था, सॉल्वेंट था। अब जब वेपर्स होगा, क्योंकि कंटेनर क्लोज है, तो वेपर्स क्या होंगे, इस वॉल से टकराएंगे, वापस क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, वापस क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे लिक्विड में। मतलब लिक्विड से वेपर बन रहे हैं, अब वेपर से दोबारा से लिक्विड बनने लग जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वेपर्स और जो लिक्विड है वो आपस में क्या आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हुआ क्या है, दोबारा समझो। पहले हमारे पास लिक्विड है, ये वाइट वाला लिक्विड है, लिक्विड को हमने गर्म किया, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। अब वेपर्स, क्योंकि कंटेनर क्लोज है, तो कंटेनर क्लोज में वेपर कंटेनर के साथ स्ट्राइक करके वापिस से क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। मतलब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों एक साथ होने लगे। जब जितनी रफ्तार से वेपर्स बनेंगे उतनी रफ्तार से ही कंडेंसेशन हो जाएगी। मतलब जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इसकी इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन। उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, ये लिक्विड है, वेपर्स में कन्वर्ट हुए, वेपर्स द्वारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उस कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे होगा क्या, कुछ वेपर्स तो होंगे हमारे पास, कुछ वेपर्स तो होंगे ना इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे, वो इस लिक्विड सरफेस के ऊपर कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा। उस कंडीशन में जो वेपर्स हैं लिक्विड सरफेस के ऊपर,
जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या, वेपर प्रेशर। तो इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ आपको, वो आप नोट कर लेना। तो स्टूडेंट्स मैंने डेफिनेशन लिखा है, डेफिनेशन पढ़ो। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर्स, ये वो प्रेशर जो वेपर्स द्वारा एग्जर्ट किया गया है ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड के सरफेस के ऊपर, इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाए, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ये सिंपल सा हमारे पास टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, वेपर प्रेशर। अब जो हमारा टॉपिक है, वेपर प्रेशर के बेसिस के ऊपर हमने सब्सटेंस को दो तरह से क्लासीफाई कर लिया है। जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं उनको दो तरह से क्लासीफाई कर लिया है। एक होता है वोलेटाइल सब्सटेंस और दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। देखो वोलेटाइल का क्या मतलब होता है, जो सब्सटेंस अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो सकें, मतलब इनका जो वेपर प्रेशर है, पी नॉट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, मतलब इनके वेपर्स बनेंगे वोलेटाइल सब्सटेंस के। तो जितने भी लिक्विड्स होते हैं, लाइक वाटर हो गया, पेट्रोल हो गया, जिनके वेपर्स बनेंगे उनका कुछ वेपर प्रेशर भी होगा। तो उनके वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कुछ वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे पी नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस कौन से होते हैं, जिनके वेपर्स ना बने, ठीक है। तो जैसे सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स के वेपर जनरली बहुत कम बनते हैं, तो सॉलिड्स किस कैटेगरी में आ जाएंगे, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इनका जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो जो हमारे पास वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं इनका वेपर प्रेशर नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं इनका जो वेपर प्रेशर है वो जीरो के इक्वल होता है। इनके एग्जाम्पल में बता देता हूँ, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज भी एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है। उसके अलावा हमारा यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे पास, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब इनके खुद के वेपर्स जनरली नहीं बनते, अगर बनते भी है तो बहुत थोड़ी अमाउंट में बनते हैं। तो यहाँ पे वाटर, पेट्रोल, ईथर्स हो जाएंगे, बेंजीन हो गया, जितने भी सॉल्वेंट्स होते हैं, जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वोलाटाइल नेचर के होते हैं। आई थिंक बेसिक टर्म्स क्लियर होंगी आपको, एक होगा वोलाटाइल और एक होगा हमारे पास नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। ये तो पूरे टॉपिक में हम टर्म यूज़ करेंगे नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, तो इसका लिए आपको नॉन वोलाटाइल का मीनिंग पता होना चाहिए था कि एक्चुअल में नॉन वोलाटाइल हम किसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है दैट इज राउल्ट्स लॉ। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ। ये राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, ठीक है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ये इसके अंदर हमारे पास क्या है, चलो हम दो कंपोनेंट मान लेते हैं ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी का हमारे पास क्या बना है, ए और बी दोनों सल्यूट है, ठीक है ना, ए और बी दोनों क्या है, तो एक को सॉल्वेंट मान लो, एक को सल्यूट मान लो, कुछ नहीं बात, ए को आप सॉल्वेंट मान लो, बी को सल्यूट मान लो, उनका क्या बना हुआ है, सोल्यूशन बना हुआ है। अब पहली बात, वेपर प्रेशर किसके लिए डिफाइन करेंगे हम, वेपर प्रेशर डिफाइन करेंगे सॉल्वेंट के लिए। हम जनरली इसको नॉन वोलेटाइल मान के चल रहे हैं अभी, नॉन वोलेटाइल। तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, ठीक है, ये उसकी स्टेटमेंट है। उसने बोला कि ए का कुछ वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर होगा, तो जो ए का वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेपर प्रेशर इन द प्योर ए। ठीक है, क्या मीनिंग हुआ इसका, दोबारा समझो। जैसे देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ ए हम देख रहे हैं सोल्यूशन के अंदर, पी नॉट ए क्या होता है, अगर अकेला ए सॉल्वेंट प्रेजेंट होता, अगर अकेला ए सॉल्वेंट प्रेजेंट होता तो जो उसका वेपर प्रेशर होता उसको हम बोलते हैं पी नॉट ए। तो ये पी नॉट ए हमेशा फिक्स वैल्यू होती है जो क्वेश्चन में गिवन होती है। तो राउल्ट्स लॉ क्या बोला कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर इन अ प्योर स्टेट। ये उसकी स्टेटमेंट है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू वेपर प्रेशर ऑफ
प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ये क्या होती है हमारे पास, राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट होती है। तो यहाँ पे देख लो, एक और टर्म समझा देता हूँ। जो पी ए होता है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सोल्यूशन। उसके बाद एक्स से क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और यहाँ पे पी नॉट ए क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए थी। इसको हम बोलते हैं क्या, राउल्ट्स लॉ। अब दूसरा केस क्या बनता है, ठीक है, इसमें पहले केस में हमने क्या माना कि सॉल्वेंट था, वोलेटाइल था, मतलब उसका वेपर प्रेशर था, और जो सोल्यूट था वो नॉन वोलेटाइल था, मतलब बी के कोई भी वेपर प्रेशर्स नहीं बने। बट सेकंड केस क्या है, सेकंड केस क्या है, हमारे पास ए भी वोलेटाइल हो, जैसे ए सॉल्वेंट है, बी सोल्यूट है। तो ए जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तो वोलेटाइल होता ही है, और जो वी सोल्यूट है इसको भी हम क्या ले लें, वोलेटाइल ले लें। तो अब ए का भी कुछ वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन के अंदर, बी का भी कुछ वेपर प्रेशर होगा, ए का भी कुछ वेपर प्रेशर होगा, बी का भी कुछ वेपर प्रेशर होगा। तो ए का वेपर प्रेशर कितना होगा सोल्यूशन के अंदर, उसका मोल फ्रैक्शन इनटू पी नॉट ए। बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, पी नॉट बी। ठीक है, क्लियर है। तो टोटल प्रेशर पी टोटल कितना आ जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, टोटल वेपर प्रेशर इन द सोल्यूशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल वेपर प्रेशर इन द सोल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर इन द सोल्यूशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। दोनों राउल्ट्स लॉ है। पहला क्या है, जब हमने बी को क्या मान लिया, सॉरी वी को क्या मान लिया, नॉन वोलेटाइल मान लिया, तो नॉन वोलेटाइल के केस में बी के वेपर्स नहीं बनेंगे। अब हमने दोनों को वोलेटाइल मान लिया, तब ये वाली इक्वेशन क्या होगी, फॉलो हो जाएगी। तो दोनों की हम क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास, ठीक है, राउल्ट्स लॉ को अभी आप ध्यान रखना क्या होती है इसकी इक्वेशन। ठीक है, और इसके बेस के ऊपर ही हम, राउल्ट्स लॉ के बेसिस के ऊपर ही हम आइडल एंड नॉन आइडल सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, वो लास्ट पे पढ़ेंगे पार्ट हम, पहले हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कवर कर लेते हैं। तो देखो ये राउल्ट्स लॉ हो गया हमारे पास, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये बाइनरी सोल्यूशन, मतलब दो सोल्यूशन के लिए दोनों ही वोलेटाइल थे, तो हमारे पास टोटल प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ये सब चीज़ें हम सीख चुके हैं। इसमें हमने क्या कवर किया, राउल्ट्स लॉ को। तो बस राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन क्या याद रखनी है आपको, पी टोटल किसके इक्वल होता है, टोटल वेपर प्रेशर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। उसके बाद अगर एक कंपोनेंट जो हमारा सोल्यूट है वो वोलेटाइल हुआ, तो उस केस में ये फॉर्मूला बन जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू, सॉरी, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये सिंपल। तो ये हमारे पास क्या होती है, राउल्ट्स लॉ की फॉर्म्स होती है। चलो, हमने राउल्ट्स लॉ को भी कवर कर लिया। इसके बेस के ऊपर हम आइडल इक्वेशन, देखो मैं आपको बताता हूँ आइडल सोल्यूशन और नॉन आइडल क्या होते हैं, डिटेल में लास्ट में पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइडल एंड नॉन आइडल सोल्यूशन। देखो आइडल सोल्यूशन कौन से होंगे, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे उनको हम बोल देंगे आइडल सोल्यूशन। जो मतलब इसी इक्वेशन को फॉलो कर दें, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, जो इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे उनको हम बोलेंगे क्या, आइडल सोल्यूशन। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करें, मतलब पी टोटल किसके इक्वल हो जाए, पी टोटल इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, मतलब जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको हम बोलेंगे आगे जाके नॉन आइडल सोल्यूशन। तो ये चर्चा होती है हमारी आइडल एंड नॉन आइडल सोल्यूशन की। आइडल सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, नॉन आइडल सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे। इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, हम पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है RLVP, जिसको हम प्यार से बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका मतलब क्या है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर में कमी आना। अब देखो, जैसे ये मेरे पास कंटेनर है, एक कंटेनर में मेरे पास क्या थी, ए सब्सटेंस है, ए कोई सॉल्वेंट है, एक कंटेनर में क्या है, ए सॉल्वेंट है, ए क्या है, सभी सॉल्वेंट है।
प्योर सॉल्वेंट है ये, मतलब इसके अंदर कुछ भी सोल्यूट ऐड नहीं है। ए सभी क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट की वजह से तो वेपर प्रेशर होगा काफ़ी ज़्यादा, वेपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा। बट इसी सोल्यूशन के अंदर मैंने क्या किया, ए के अंदर मैंने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया। इसको ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को। ये सपोज करो मैंने बी को ऐड किया। बी क्या है हमारे पास, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ये पहले प्योर सॉल्वेंट था, पहले क्या था, प्योर सॉल्वेंट, जिसके अंदर अकेला सॉल्वेंट था। तो सभी जगह से क्या बन रहा था हमारे पास, वेपर प्रेशर। अब मैंने बी डाल दिया इसके अंदर। बी क्या है, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब बी के कारण क्या होंगे, वेपर्स नहीं बनेंगे। बी के कारण वेपर्स नहीं बनेंगे। तो अब मुझे बताओ, जब हमने बी को ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, बी को ऐड करते ही ये क्या बन गया, एक तरह का सोल्यूशन बन गया। ये बी को सोल्यूट का ऐड किया तो ये क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। तो अब मुझे बताओ, अगर इस सोल्यूशन का वेपर, इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट है और इसका पी एस है सोल्यूशन का, तो कौन सी बड़ी चीज़ होगी, कौन सा वेपर प्रेशर बड़ा होगा? ऑब्वियस सी बात है, पी नॉट बड़ा होगा जो प्योर सॉल्वेंट का है, बिकॉज ए के वेपर्स कंटिन्यूसली बनतेंगे। बट यहाँ पे क्या है, बी ने ऑक्यूपाई कर लिए कुछ स्पेसेस, जिसके कारण वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि जो पी नॉट है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, वो सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या है, बड़ा है। अब कितना बड़ा है, पी नॉट माइनस पी एस, इसी को हम क्या बोलते हैं, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जब भी हमने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया प्योर सॉल्वेंट के अंदर, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कम हो जाता है। कितना कम हो गया, पी नॉट माइनस पी एस, इसी को हम क्या बोलते हैं, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसी चीज़ को हम इनिशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर दें, मतलब इनिशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर दें, पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट, इसी को हम बोलते हैं क्या, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, आर एल वी पी बोलते हैं। तो आपने ध्यान क्या रखना है कि जब भी हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं, तो जो सोल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो कम वेपर्स बनेंगे, ठीक है ना। और कितने कम वेपर्स बनेंगे, पी नॉट माइनस पी एस, इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्या, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसको जब हम इनिशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं, उसी चीज़ को हम बोलते हैं क्या, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखो ध्यान से, जो पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट, ये इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने बोला है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं, ये होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल। इसकी इक्वल होती है ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होती है। तो आर एल बी पी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, किसके इक्वल होती है, आर एल वी पी हमारे पास इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। यहाँ पे पी नॉट क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पी एस क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। और यहाँ पे एक्सोल्यूट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी आए तो आप इस फॉर्मूला से करोगे। तो इसको हम और ओपन करके लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट, ऊपर क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है ये वाला फॉर्मूला। इसको हम ऐसे क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पहली टर्म हमने यूज़ की आर एल वी पी, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद देखो, इसका एक मॉडिफाइड वर्जन होता है, ये कुछ नहीं होता, इसी फॉर्मूले को थोड़ा बहुत हम रीअरेंज करते हैं, तो मॉडिफाइड वर्जन, कोई डिफरेंस नहीं है। तो उस फॉर्मूले में क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस, नीचे हम अब पी एस ले लेते हैं, वहाँ पे नीचे क्या था, पी नॉट, यहाँ पे पी एस, तो ये रिलेटिव लोवरिंग नहीं है, ठीक है ना। रिलेटिव लोवरिंग तो यही पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट। बट इसी फॉर्मूला को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं, पी नॉट माइनस पी एस, नीचे आ जाता है पी एस, ये इक्वल होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट।
क्लियर है। तो जब भी मोल्स ऑफ सोल्यूट आएंगे उसके साथ टर्म यूज होगी आई, वॉन टू फैक्टर। तो ये एक हमारे पास क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करता है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है, इसको देखो ध्यान से, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और ओपन करके लिखता हूँ, पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी एस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होंगे, मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सभी को क्लियर है, इनटू आई तो चलेगा इसके साथ, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल आ जाएंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट जो गिवन होगा, ओवर क्या आ जाएगा इसके, मोलर मास जो कि ऊपर चला जाएगा, इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब आपको मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जिसमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या आता है, काम आता है, तो उस केस में हमने क्या करना होता है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। ठीक है ना, तो ये दो फॉर्मूलाज आप लोग को डेफिनेटली ध्यान रखने हैं, इसके बेस आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होती है, कवर होती है। इसके बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम अपनी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे क्या कर जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे। इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम, जो हमने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी है ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। ये राउल्ट्स लॉ के बेसिस के ऊपर हमने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पहला इजी क्वेश्चन है आपके पास, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के कौन सी इंडिपेंडेंट होगी हमारी कंसंट्रेशन टर्म, जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा। मोलैरिटी में वॉल्यूम होता है, वेट वॉल्यूम में भी होता है, नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम होता है, बट तो मोलैरिटी में वॉल्यूम नहीं होता। जिसमें वॉल्यूम नहीं होता वही क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोलैरिटी में ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इसमें लेते हैं लीटर्स के अंदर। तो यूनिट क्या हो जाएगी मोलैरिटी की, मोल पर लीटर। तो करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू, ये RLVP किसके इक्वल होता है, हमें पढ़ा है अभी तक, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होता है। इसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होता है। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, डी। हमने पूरा फॉर्मूला पढ़ा है, पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज दिस इन अ सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का दिया है और सोल्यूट का आपको बोला है नॉन वोलेटाइल है। द रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, तो आप लोग को पता है जो RLVP होता है, मतलब उसने RLVP की वैल्यू पूछी है, वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। बट हमें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दिया ही नहीं है, हमें दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 में से क्या माइनस कर देंगे हम, 0.950, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.05। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 0.05 आ गया तो हमारे पास RLVP की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, RLVP की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0.05। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन था, बस आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। नेक्स्ट देखो हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, राउल्ट्स लॉ इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज। देखो पी नॉट को कई बार ऊपर लिख देते हैं, कई बार नीचे, कोई इशू नहीं हो। पी नॉट माइनस पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू, ऊपर लेते हैं मोल्स ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल आ जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर टोटल मोल्स, ये आ जाएगा। क्लियर है आपको। तो यहाँ पे स्मॉल n किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और कैपिटल N, सॉरी स्मॉल n रिप्रेजेंट करता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, और कैपिटल N रिप्रेजेंट करता है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। देख लो कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो, एक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे डिसोशिएट हो रहा है AX/BY, ठीक है, एक्स आयन तो AY प्लस के हैं, वाई आयन आपके पास B-X के हैं, अल्फा आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो I पूछा है। तो कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा,
तो देखो ए एक्स बी वाई टाइप है, कैसे डिसोशिएट होगा, ये एक्स ए माइनस वाई प्लस वाई बी, सॉरी पहले प्लस आता ना, तो एक्स ए प्लस वाई एंड वाई बी माइनस एक्स, ऐसे डिसोशिएट हो जाएगा। टोटल पार्टिकल्स कितने, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस वाई। तो फॉर्मूला क्या होता है आईटा का, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एल्फा। तो आई आप लोग को ऐसे ही दिया है, 1 प्लस एन की जगह पर टू कर देंगे एक्स प्लस वाई माइनस 1 इंटू एल्फा। तो यहाँ से आई माइनस 1 ओवर एक्स प्लस वाई माइनस 1, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। तो देख लो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, आई माइनस 1 ओवर एक्स प्लस वाई माइनस 1, ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं, इसके बेस्ड है, क्वांटो फैक्टर के बेस्ड ये वाला हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इब्लियोस्कोपी बोलते हैं। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इब्लियोस्कोपी बोलते हैं। ये इब्लियोस्कोपी, कई बार आपसे पूछ सकता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, इब्लियोस्कोपी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे एक प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट के अंदर जब हम नॉन वोलेटाइल सल्यूट को ऐड करते हैं, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सल्यूट को ऐड करते हैं, तो अभी हमने देखा था कि जो वेपर प्रेशर था वो कम हो रहा था, मतलब प्रेशर, वेपर प्रेशर कम हो रहा था। अभी हमने पढ़ा ना, वेपर प्रेशर कम हो रहा था, जिसको हमने बोला रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा था, वेपर्स कम बनेंगे। अब वेपर्स किसके कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे। अब जिस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, जिस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको बॉयल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर होगा। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया तो वेपर्स हमारे पास क्या बनेंगे, कम बनेंगे। आप एक बार बताओ, अगर एक चीज़ 40 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो रही है और एक 60 डिग्री पे गर्म हो रही है, तो 40 के तो वेपर्स ईजिली बन जाएंगे ना। तो अगर वेपर्स कम हो रहे हैं तो इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वेपर्स कम हो रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। अब कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जब भी हम एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट को ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सल्यूट को ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट के अंदर, जो सोल्यूशन बनता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस एंड दिस इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है बच्चों, तो ये क्या होगा हमारे पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीबी से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है, आई होता है वांटो फैक्टर इंटू के बी कॉन्स्टेंट होता है इंटू मोलैलिटी। तो यहाँ पे कौन सी कंसंट्रेशन टर्म यूज होती है, मोलैलिटी यूज होती है। यहाँ पे एम मोलैलिटी होता है, ठीक है, आई वांटो फैक्टर होता है, और हमारे पास के बी क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है जिसको हम इब्लियोस्कोपिक या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को हम बोलते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये दो टर्म्स हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो डेल्टा टीबी क्या होगा, डेल्टा टीबी क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर प्योर का बॉइलिंग पॉइंट था टीबी नॉट, प्योर सॉल्वेंट का, और सोल्यूशन जो बाद में बना उसका बॉइलिंग पॉइंट है सपोज कर लो टीबी, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज कर लो हमारे पास है टीबी। तो हमें पता है जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो गया, इसलिए टीबी बड़ा हो जाएगा टीबी नॉट से। मतलब जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो बड़ा हो जाएगा सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तब जो सोल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट है टीबी, तो टीबी बड़ा हो जाएगा टीबी नॉट से। तो हम डेल्टा टीबी कैसे डिफाइन करेंगे, कितना इंक्रीज हुआ टीबी माइनस टीबी नॉट से। क्लियर है, तो इस तरह से हम क्या डिफाइन करेंगे, डेल्टा टीबी को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। तो ये हमारे पास क्या होता है,
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्मूलाज होते हैं। तो यहाँ पे टीबी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और टीबी नॉट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और एम क्या होती है, मोलैलिटी होती है। ठीक है, बाकी सारी टर्म्स हमें पता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन कैसा बनेगा। देखो अगर हमारे पास क्वेश्चन कैसा बनेगा, हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। अगर सोल्यूशन के लिए मोलैलिटी कंसंट्रेशन फिक्स कर दिया है, के बी हमारे पास कांस्टेंट होता है, तो हम बोल सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉन्टो फैक्टर। अगर बाकी दो फैक्टर्स को हम क्या कर दें, कांस्टेंट, मतलब टी बी माइनस टी बी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो जैसे जैसे डेल्टा टी बी बढ़ेगा या आई बढ़ेगा, टी बी भी बढ़ेगा एंड डेल्टा टी बी भी बढ़ेगा। ध्यान से देखो, जैसे जैसे अगर वॉन्टो फैक्टर बढ़ेगा तो ऊपर वाले रिलेशन से डेल्टा टी बी भी इंक्रीज होगा, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर डेल्टा टी बी इंक्रीज होगा तो डेल्टा टी बी क्या होता है, टी बी माइनस टी बी नॉट। अब डेल्टा टी बी अगर इंक्रीज होगा तो टी बी नॉट तो फिक्स होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट तो फिक्स होता है, तो टी बी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे टी बी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या मीनिंग है समझाऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू। अभी तो आप इसको नोट कर लो, जिसको समझ आया वो भी कर लो, जिसको नहीं आया वो भी कर लो। जैसे जैसे वॉन्टो फैक्टर बढ़ेगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा एंड बॉइलिंग पॉइंट भी सोल्यूशन का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एलिवेशन भी इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉन्टो फैक्टर। ठीक है, जो कंक्लूजन दे रहा हूँ ना ये वाला, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। सेम वे में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिप्रेशन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, ये प्योर सॉल्वेंट का सपोज करो फ्रीजिंग पॉइंट है टी एफ नॉट, और जो सोल्यूशन बना उसका टी एफ है। तो जैसे ही हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बनता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। कितना कम होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका भी सेम फॉर्मूला आई वॉन्टो फैक्टर, यहाँ पे कांस्टेंट के एफ हो जाता है। के एफ क्या होता है हमारे पास, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, इनटू मोलैलिटी। तो ये सेम फॉर्मूला बन गया जैसा हमारे पास एलिवेशन के केस में था। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ना है, के एफ क्या होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ऐसे बोल सकते हैं, या इसी को हम बोलते हैं क्या, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसी को क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और एम तो मोलैलिटी होता है, सभी को पता है, आई वॉन्टो फैक्टर होता है। बट इस केस में देखो डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ क्या होगा, बड़ा कौन सा है। अब इस केस में टी एफ नॉट बड़ा है, क्योंकि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो चुका है, तो टी एफ नॉट बड़ा है। तो हम यहाँ पे लेंगे टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ये टी एफ नॉट का मतलब हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टी एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो ये वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला। अब यहाँ पे और वहाँ पे वेरिएशन क्या था, यहाँ पे क्लियर करता हूँ मैं आपको। देखो डेल्टा टी एफ क्या होगा, इज इक्वल टू आई वॉन्टो फैक्टर इंटू मोलैलिटी इंटू के एफ। तो हमें यहाँ से दिख रहा है, अगर हमने मोलैलिटी फिक्स कर दी कंसंट्रेशन, के एफ हमारे पास कॉन्स्टेंट ही होता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डेल्टा टी एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आई के। मतलब जितनी आई की वैल्यू होगी, जितनी आई की वैल्यू होगी उतना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद देखो ध्यान से एक पॉइंट और बताना है, जो डेल्टा टी एफ है वो क्या होता है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू मोलैलिटी इंटू के एफ। अब जितना ज़्यादा हमारे पास आई का वैल्यू होगा उतना इसका वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा, उतना इस वैल्यू का भी इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ये डेल्टा टी एफ है।
जितना आई बढ़ेगा उतना डेल्टा टी एफ बढ़ेगा, उतनी ये वाली वैल्यू बढ़ेगी। अब ये वाली वैल्यू कब बढ़ेगी, ये वाली वैल्यू कब बढ़ेगी, देखो टी एफ नॉट फिक्स है, ये वाली वैल्यू फिक्स है क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट किसी चीज़ का, प्योर सॉल्वेंट का फिक्स होता है। तो इस चीज़ को बढ़ने के लिए इस वैल्यू को तो कम होना पड़ेगा ना, इस वैल्यू को तो कम होना पड़ेगा टी एफ को, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो रिजल्ट याद करने हैं, देखो समझ आया, मैटर नहीं करता। जैसे जैसे आई बढ़ेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इंक्रीज होगा एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तीन रिलेशन याद रखने हैं, बस ये वाला आपको पता होना चाहिए। इसके बेस्ड भी आपके पीजीटी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे जैसे आई बढ़ेगा डिप्रेशन तो बढ़ेगा बट फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये वाला भी आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट नोट कर लेना है। पीछे भी मैं आपको इंपॉर्टेंट करवा चुका हूँ, ये वाला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। तो तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हमने कवर कर लिया है। पहले हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम अपनी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करेंगे, कवर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेस्ड हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एक और मैं बता देता हूँ, आपको बोला है 4 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.087, द मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज। तो आपको पता है डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो आई की वैल्यू तो 1 हो जाएगी इंटू के बी, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट में ना तो के एफ ले लेते हैं, इंटू मोलैलिटी। अब जब भी आपको ना डिप्रेशन दिया हो तो ये चेंज होता है, चेंज हमेशा इक्वल होता है, चाहे केल्विन में लो चाहे सेल्सियस में। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये चेंज है, चेंज हमेशा केल्विन और सेल्सियस में सेम होता है। तो इसको एज इट इज़ ले लो, मतलब डेल्टा टी एफ चाहे आप ले लो 0.087 डिग्री सेल्सियस, चाहे इसको 0.087 केल्विन, दोनों सेम है। ये कैसे हो गया, देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप 25 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस लो तो डेल्टा टी एफ कितना आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब उनके बीच का गैप कितना हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस। अब मैं इनको केल्विन में ले रहा हूँ, ठीक, केल्विन में कितना हो जाएगा 298 केल्विन, ये कितना हो जाएगा 308 केल्विन, तब भी इनका डिफरेंस कितना आएगा 10 यूनिट्स का आएगा। तो मतलब चाहे आप डिफरेंस सेल्सियस में ले लो चाहे केल्विन में ले लो वो सेम होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे 0.087 एज इट इज़ लेना है, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, के एफ की वैल्यू दी है 1.86856 दिया जो भी है। ये मोलैलिटी आप सॉल्व कर लेना। ये मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मास बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो हमने फाइंड आउट करना है। नीचे के लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 250 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया होगा जो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मोलर मास की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमारे लिए ईजी काम है। बस आपको पता होना चाहिए फॉर्मूलाज के अंदर हमने वैल्यूज को कैसे पुट करना है। नेक्स्ट देखो हमारे पास उसने पूछा है वॉन्टो फैक्टर किन का सेम है, ठीक है ना। देखो K3FeCN6 इसका कितना आएगा 3K प्लस FeCN6 -3। तो यहाँ पे वॉन्टो फैक्टर मुझे दिख रहा है 4 है, तो पूछ रहा है किसका वॉन्टो फैक्टर 4 है। तो इसका हम तोड़ेंगे Ba+2 + 2Cl-, तो इसका वॉन्टो फैक्टर आएगा 3। इसका 2K प्लस SO4 -2, इसका वॉन्टो फैक्टर आएगा 3। इसका Na प्लस NO3 माइनस, इसका वॉन्टो फैक्टर आएगा 2। इसका Al+3 + 3NO3 माइनस, इसका वॉन्टो फैक्टर आएगा 4। तो उसने पूछा है 4 किसका आएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट देखो हमारे पास उसने पूछा है कंसंट्रेशन हमें फिक्स कर दिया, किसका लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट है। तो अभी अभी मैंने बताया था आपको जैसे जैसे आई बढ़ेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो बढ़ता है बट फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा, जिसका आई ज़्यादा होगा, आई जिसका ज़्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट उसका क्या होगा, लोएस्ट होगा। फ्रीजिंग पॉइंट उसका क्या होगा, लोएस्ट होगा। तो पहले का आई देखो आप वॉन्टो फैक्टर, पहले का आई है आप 2K प्लस SO4 -2, तो इसका आई देखो 3 आ जाएगा।
इसका I2 आ जाएगा। ये यूरिया है, NH2CO NH2 यूरिया होता है, इसका वॉन्टो फैक्टर 1 होता है, इसका वॉन्टो फैक्टर 1 होता है। तो जिसका I हाईएस्ट होगा उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, लोएस्ट हो जाएगा। तो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा हमारे पास, K2SO4 का क्या हो जाएगा, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इनमें से। समझ गए ये वाला पॉइंट आप। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जितनी आई की वैल्यू ज्यादा उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर का ये हमने पढ़ा नहीं अभी। ये वाला क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन। उसने अब पूछा है मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछा, मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपको 1 मोलर दिया है, फिक्स कर दिया कंसंट्रेशन, आपको KF वैल्यू दिया है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी फिक्स है, देखो I सबका फिक्स ही है, ठीक है ना। तो डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KF। तो जितनी KF की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास क्या हो जाएगी, डेल्टा TF, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उसने पूछा मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसका KF का वैल्यू ज़्यादा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो हाईएस्ट वैल्यू कितनी दी है, ये वाली दी है आपको, कार्बन टेट्राक्लोराइड की 31.8। तो इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसके लिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं, ठीक है, और पूछे जाएंगे। तो आप लोग के पास ये जो रिजल्ट्स लिखवा रहा हूँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के, ठीक है ना, उसके अलावा हमारे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के, ये याद रखने हैं, एक्सप्रेशन ध्यान रखने हैं, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं प्रीवियस ईयर के, आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो लास्ट टॉपिक है हमारा इस सेशन का, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर मैं कंप्लीट समझाऊंगा, इसके बाद 1-2 टॉपिक्स होंगे जो आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है ना। 1-2 टॉपिक्स मैं आपको खुद बता के जाऊंगा, वो आप अपने एंड पे पढ़ोगे। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, हमारे पास एक इस तरह का सिस्टम होता है, ठीक है, इसके अंदर एक लगी होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि SPM। SPM का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की क्या खास बात होती है कि इट अलाउस ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, इट अलाउस ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट, टू पास थ्रू इट। देखिए ये किसको अलाउ करती है, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करती है इससे पास हो जाए। तो एक तरफ है मेरे पास डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन का क्या मतलब है कि इसके अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा होगा सोल्यूट कम। दूसरा होता है मेरे पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। अब देखो डाइल्यूट सोल्यूशन में ज़्यादा सॉल्वेंट होगा, मतलब पानी पानी होगा, इसमें क्या होगा, ज़्यादा सॉल्वेंट होगा, पानी पानी होगा, क्योंकि ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट मतलब ज़्यादा पानी पानी है, ज़्यादा सॉल्वेंट होगा, मोर सॉल्वेंट। और दूसरा क्या है हमारे पास, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, इसके अंदर क्या होगा, बहुत ही कम अमाउंट में क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब देखो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, सॉल्वेंट फ्लो करेगा डाइल्यूट सोल्यूशन से कहाँ पे, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में, क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन में ज़्यादा सॉल्वेंट है और जो बीच में SPM लगी है जो सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देती है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होगा। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, किसका फ्लो होता है, सॉल्वेंट का, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसनट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू SPM। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। या डाइल्यूट सोल्यूशन की जगह एक साइड हम प्योर सॉल्वेंट भी तो ले सकते हैं ना, इस साइड हम प्योर सॉल्वेंट ले लें, या हम डाइल्यूट सोल्यूशन की जगह क्या ले सकते हैं, प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन साइड, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दोनों डेफिनेशन है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। अब जब ऑस्मोसिस होगा सोल्यूशन से, डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड की तरफ क्या होंगे, पानी के मॉलिक्यूल्स जाएंगे।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। अब इस प्रेशर को रोकने के लिए हम बाहर से क्या लगाते हैं, कुछ प्रेशर लगाते हैं। जितना प्रेशर लगाना पड़ेगा ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उसको हम बोलते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बस ऑस्मोसिस के फिनोमिना को रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस के फिनोमिना को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाना पड़ता है उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। बस एक तो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन पता होना चाहिए, उसके बाद ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो पाई का फॉर्मूला होता है आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। ये टी यहाँ पे टेम्परेचर होता है, टी यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर, जिसको हमने लेना होता है केल्विन के अंदर। आर होता है हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन। सी क्या होती है, कंसंट्रेशन, यहाँ पे हमने मोलैरिटी की फॉर्म में लेनी होती है, मोलैरिटी की फॉर्म में क्या लेनी होती है, कंसंट्रेशन लेनी होती है। और आई क्या होता है, क्वांटो फैक्टर। बस ये वाली चीज़ें ध्यान रखनी है हमने। उसके बाद देखो जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीज होगी ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद जो एक चीज़ मुझे बतानी है, अगर हमारे पास दो सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन है ए एंड बी, अगर ए का वेपर प्रेशर, ए का सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई ए, दूसरे का पाई बी, अगर दोनों का वेपर प्रेशर सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए तो इनको हम बोलते हैं क्या, आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन कौन से होते हैं, जिनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इक्वल होता है। अगर ए का बड़ा हुआ बी से, जिसका बड़ा होता है इसको बोलते हैं हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है इसको बोलते हैं हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो यहाँ से भी आपका बेसिक क्वेश्चन बन सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला। देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर कैसा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, तो आपने बोला है ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर पूछा है, ये इक्विमोलर मिक्सचर मतलब कंसंट्रेशन को सेम कर दिया। तो हमें पता है पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। NaCl का सुक्रोज तो हमारे पास 1 ही होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बेरियम क्लोराइड का हो जाएगा 3 और सोडियम क्लोराइड का 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले आ जाएगा बेरियम क्लोराइड, फिर आ जाएगा NaCl, फिर आ जाएगा सुक्रोज। ये हमारा आंसर हो जाएगा, देखो, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी के अंदर क्या है, मेंशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके वॉन्टो फैक्टर के बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सारे केस मैंने कवर किए हैं। अब कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन था जो मैं कवर नहीं कर रहा, जो मैं खुद आपको रेकमेंड करूंगा एक बार आप NCERT बुक से पढ़ लें, ठीक है ना। देखो सारा जो मैथमेटिकल पार्ट है वो तो मैंने कवर करवा दिया। अब देखो जो आपने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है खुद से, एक तो मैंने कवर नहीं किया इसमें हेनरीज लॉ को, बहुत ही आसान है। हेनरीज लॉ आप पढ़ोगे 1-2 बार में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आता नहीं है इसलिए मैंने करवाया भी नहीं है। उसके बाद एक आइडल एंड नॉन आइडल सोल्यूशन होते हैं। आइडल एंड नॉन आइडल सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है, ये वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो वो खुद आप नेट पे पढ़ सकते हो। तो ये आपने NCERT बुक से पढ़ लेने खुद से। बाकी जहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, PGT एग्जाम्स में, वो सारा क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवा दिया है, सबके मैथमेटिकल फार्मूलाज और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आप लोग को ये सेशन क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने को भी बोल सकते हो। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। तो किसी भी PGT एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो या बैच लेना चाहते हो तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। ये केमिस्ट्री A to Z ऐप का नेम है, तो वहाँ से आप, ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के वन शॉट के अंदर। आई होप आप लोग को जो सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव वाला पूरा पार्ट है वो समझ आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।